नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम दीपक सिंघल है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं यूरेका एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दीपक सिंघल एंड आई वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल ऑफ यूरेका एकेडमी मुखर्जी नगर। इस क्लास में हम लोग पीपल एंड एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि जन एवं पर्यावरण है। यूजीसी नेट में इस यूनिट से 5 क्वेश्चन आपके पास आएंगे और देखिए, अगर बहुत ध्यान से इस यूनिट के बारे में समझा जाए तो कोई मुश्किल नहीं है इस यूनिट में 5 के 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। हाँ, पीपल एंड एनवायरनमेंट, सबसे पहली बात इस यूनिट में जो हम लोगों को बताई जाती है वो ये है कि अगर आपको पर्यावरण पढ़ना है तो पर्यावरण को पढ़ते समय आप लोगों को संबंध देखने बहुत जरूरी है। यू हैव टू लुक इनटू द रिलेशन बिटवीन द मैन एंड द एनवायरनमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इसलिए इस चैप्टर और इस यूनिट का नाम जन एवं पर्यावरण है, क्योंकि ये यूनिट केवल जीव जितने भी आपकी अपने लिविंग बीइंग्स है, लिविंग बीइंग्स का रिलेशन क्या है एनवायरनमेंट के साथ, और इन दोनों के संबंध से क्या हो सकता है, क्या होता है, और किस तरीके से अगर वो अच्छा है या बुरा है, और अगर वो बुरा है तो आप उसको कैसे रोक सकते हैं, वो इस चैप्टर और इस यूनिट में आप लोग मेरे साथ पढ़ेंगे। फिलहाल देखिए, दिस विल बी अ ब्रीफ क्लास इन विच आई विल जस्ट बी टॉकिंग अबाउट दैट व्हाट इज a environment and how a people means how the living organisms can affect the environment, कि पर्यावरण क्या है और पर्यावरण का क्या संबंध है सभी जीवों से, उसके बारे में हम लोग इसमें बहुत ध्यान से विश्लेषण करते हुए पढ़ेंगे, जिसमें मैं आप लोगों को अवधारणाओं के बारे में बताऊंगा, कंसेप्ट्स बताऊंगा, जिसमें मैं आप लोगों को कंसेप्ट से जुड़ी बहुत सी बातें बताऊंगा जो कि एक पर्यावरण को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो सबसे पहले बात करते हैं कि पर्यावरण, और जब मैं पर्यावरण की बात करता हूं तब ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि केवल पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड में एक ऐसा ग्रह है, एक ऐसा प्लैनेट है जहां पर पर्यावरण के होने के कारण जीवन संभव है, और पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाने वाला ये पर्यावरण, उसकी नैतिकता, हाँ, एवं उसको संरक्षित करना, ये सबसे बड़ी आज की और इस 21वीं सदी की मांग है। हाँ, सो दैट अर्थ इज द ओनली प्लैनेट इन द यूनिवर्स, इट इज द ओनली प्लैनेट इन द यूनिवर्स हु इज हैविंग, विच इज हैविंग अ एनवायरनमेंट. And this environment makes the life possible on this planet Earth, and it is very much important in order to protect the human beings, in order to protect the living beings, that you need to protect, you need to conserve the environment first. अगर मैं पर्यावरण की बात करता हूं तो पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ अगर आप देखेंगे तो पर्यावरण एक फ्रेंच भाषा का शब्द जिसका नाम है एनविरॉनर से बना है। फ्रेंच भाषा का शब्द एनविरॉनर से पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति हुई है। That this word environment has been derived from the word in French language that is called environner. और उसी के साथ अगर आप सामान्य मतलब की तरफ चलेंगे कि पर्यावरण का सामान्य अर्थ क्या है, तो आप इस चीज़ के लिए बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, इसको बहुत ध्यान से समझेंगे कि पर्यावरण क्या है। पर्यावरण का हम संधि विच्छेद इस तरीके से कर सकते हैं कि परि, हाँ, परि प्लस आवरण, जिससे आपको समझ में आता है कि शायद एक मनुष्य के चारों तरफ का आवरण ही उसका पर्यावरण कहलाता है, अर्थात आपके चारों तरफ की स्थिति क्या है। अर्थात पर्यावरण को बहुत ही सिंपल शब्दों में ऐसे बता सकते हैं कि चारों तरफ से घिरा हुआ एक तरीके से वो पर्यावरण है। और अगर मैं किसी मानव की बात करता हूं तो मानव के चारों तरफ के आवरण हो सकते हैं स्थल, वायु, जल, मृदा, सेक्ट्रा। मीन्स स्थल मीन्स लैंड, जल मीन्स वाटर, वायु मीन्स विंड। हाँ, और उसी तरीके से ऐसे ही बहुत से कॉन्सेप्ट्स, मृदा मीन्स सॉइल। हाँ, ये चारों चीज़ें और भी बहुत कुछ जो एक मनुष्य को चारों तरफ से घेरे रखती है, ये पर्यावरण कहलाती है।
तो हमने अभी तक क्या सीखा कि पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति कहाँ से होती है, जो कि फ्रेंच भाषा का शब्द एक एनवायरनर है, दैट फ्रॉम विच लैंग्वेज और फ्रॉम विच वर्ड दिस एनवायरनमेंट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम। और इसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा कि पर्यावरण और हमको इस यूनिट में केवल जन का क्या संबंध है उसके पर्यावरण से, उसके बारे में समझने की ज़रूरत है। तो अब आगे चलते हैं बहुत सी अवधारणाओं के लिए। सबसे पहले हम इस वीडियो में समझेंगे कि एनवायरनमेंट से जुड़ी अवधारणाएं क्या है। हाँ, एनवायरनमेंट से जुड़े कंसेप्ट क्या है। देखिए, पहला कॉन्सेप्ट निकल के आता है 19वीं शताब्दी यूरोप में, इन द 19th century यूरोप, अ कंसेप्ट विच इज रिलेटेड विद एनवायरनमेंट, और इस कंसेप्ट को आप लोग बोलते हैं एनवायरनमेंट डिटर्मिनिज्म। जिसको हिंदी भाषा में बोला जाता है पर्यावरण नियतिवाद। क्या है ये डिटर्मिनिज्म? नियतिवाद आप किसे कहते हैं? और क्या बोला इस 19th century अवधारणा ने, जो कि पर्यावरण नियतिवाद से जुड़ी थी। इस अवधारणा ने लोगों को बताया कि पर्यावरण, बहुत ध्यान से समझेगा इस पॉइंट को, कि पर्यावरण ही निर्धारित करता है कि किसी संस्कृति का विकास कैसे होगा। दैट एनवायरनमेंट डिटरमाइंस that how a culture will take its shape, that how a culture will develop। इसको और थोड़ा ब्रीफ में समझने की कोशिश करेंगे कि पर्यावरण किस तरीके से निर्धारित कर सकता है कि संस्कृति का विकास किस प्रकार से हो सकता है, that how a culture can develop and what role this environment plays into this। It can be understood with a very simple example। देखिए, पहाड़ों में रहने वाले लोगों का संस्कृति वहाँ के पर्यावरण के अनुकूल है। हाँ, उसी तरीके से जो लोग स्थल पे, प्लेन पे रहते हैं, उन सबकी कल्चर, उन सबकी संस्कृति उन पहाड़ी लोगों की संस्कृति से अलग है। यहाँ से आपको पता लग सकता है। देखिए, अगर आप मेरे साथ कल्चर के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे तो आपको एक चीज़ समझ में आती है कि आपकी संस्कृति का विकास टिका है। हाँ, आपकी संस्कृति का विकास टिका है कि किस आवरण में आप लोग रहते हैं, किस चारों तरफ से, किस स्थिति से आप घिरे हैं, उसके हिसाब से आप लोग एक पर्यावरण को शेप दे सकते हैं और वही पर्यावरण आपकी संस्कृति को डिसाइड करेगा। यहाँ तक हमको बात समझ में आती है। एक एग्जाम्पल मैं आपको और देता हूँ। देखिए, उड़ीसा का एक जनजाति है। उस जनजाति की प्रथाओं में से एक प्रथा ये है कि वह जनजाति अपने एकमात्र जल स्रोत को बचाने के लिए एलम, जिसको फिटकरी कहते हैं, वो पानी में डालती है। अब अगर आप फिटकरी को देखें, हाँ, तो फिटकरी की प्रॉपर्टी क्या है कि पानी में जितने भी दूषित पदार्थ है, जितने भी धूल के कण हैं, ये एलम उसको पानी, ये फिटकरी उसको नीचे बिठाती है, जिससे वो जल का स्रोत और भी शुद्ध हो सकता है। वो जल आपके और अन्य कामों में इस्तेमाल किए जाने लायक बन सकता है। इससे आपको समझ में आता है कि शायद उस जनजाति के लिए वो जल का स्रोत ही एकमात्र स्रोत होगा और उसको बचाना, उस स्रोत को बचाना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तभी समझ में आता है कि ये चारों तरफ का आवरण डिसाइड कर सकता है कि आप लोगों की संस्कृति कैसे डेवलप करेगी। तो ये तो 19वीं शताब्दी यूरोप में बोला। इसका एग्जाम्पल एक और हम लोग ले सकते हैं। देखिए, यूरोपीय लोग समझते हैं कि जो भारतीय लोग हैं, हाँ, क्योंकि भारतीय मौसम अगर आप देखें तो बहुत अंतर है भारत के क्लाइमेट में इन कंपैरिजन टू व्हाट क्लाइमेट यू गाइज हैव इन यूरोप। एंड दे बिलीव दैट भारतीय आलसी होते हैं क्योंकि उनको बहुत सी चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं, और ये आलसी बनाता है क्योंकि देखिए उनका मानना क्या है कि ये आलसी इसलिए हैं क्योंकि उनको बहुत सी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता है। In order to get something you do not need to work hard upon it according to them, क्योंकि आपका environment आपको वो सब संसाधन
इजीली अवेलेबल कराता है, ऐसे में आप आलसी बन जाते हैं, ऐसा यूरोपियन मानते हैं। ये एक एग्जाम्पल की तरह समझा जा सकता है अगर आप डिटर्मिनिज्म को देखें, डिटरमाइन, क्योंकि ये निर्धारित करेगा। उसी की तरीके से दूसरी अवधारणा जो कि पर्यावरण से जुड़ी है वो थी 20वीं शताब्दी यूरोप की, जिस अवधारणा को हम लोग बोलते हैं पर्यावरण संभाव्यता, हाँ, जो कि पॉसिबिलिज्म कहलाती है। पर्यावरण संभाव्यता और एनवायरमेंटल पॉसिबिलिज्म। अब यहाँ पे इनका कहना कुछ अलग है। ये बोलते हैं कि पर्यावरण लोगों की, बहुत ध्यान से सुनिए ये पॉइंट क्योंकि ये इससे बहुत अलग है। 20वीं शताब्दी यूरोप में ये बोला गया, बिल्कुल प्रारंभिक चरण की बात कर रहा हूं मैं, इन द वेरी अर्ली फेज ऑफ 20th सेंचुरी व्हेन यू स्टार्ट स्पीकिंग दैट, कि पर्यावरण लोगों की गतिविधियों को बहुत से मायनों में अवरुद्ध कर सकता है, किंतु पर्यावरण यह सुनिश्चित नहीं कर सकता है कि ये सब अपने चारों तरफ के आवरण से किस प्रकार से व्यवहार करेंगे। They say that in the 20th century Europe, according to the policy, according to the concept of environmental possibilism, they say that environment decide करता है and it can restrict various activities of human beings, but it cannot tell you that in what manner you will behave with the environment. मगर अगर आप पर्यावरण के प्रतिकूल जाते हैं तो ऐसे केस में जो पर्यावरण है वो अपना रिएक्शन देता है आप लोगों को। और ये केदारनाथ जो आपदा होती है भारत में, उससे साफ पता लगता है कि जिस तरीके से आप लोगों ने पहाड़ों को काट के बस्तियां वहाँ पे स्थापित करी, शायद वो पर्यावरण के प्रतिकूल था, अनुकूल नहीं था, क्योंकि बहुत सी चीज़ों का ध्यान वहाँ पे नहीं रखा गया। जैसे कि शहरी विकास किस प्रकार से किया जाना चाहिए पहाड़ों पे, इस चीज़ का आप लोगों ने बिल्कुल नहीं सोचा कि अगर कोई प्राकृतिक आपदा होती है तो क्या आपका शहर सक्षम है उसको संभाल पाने के लिए, जो कि यहाँ पे बिल्कुल इसकी बिल्कुल पुष्टि हो जाती है कि शायद वो नहीं था। उसी तरीके से इस 20वीं सदी यूरोप में, मैं दोबारा से दोहराता हूँ, ये बोला गया कि पर्यावरण लोगों की गतिविधियों को बहुत से मायनों में अवरुद्ध कर सकता है, किंतु यह नहीं बता सकता कि लोग किस तरीके से व्यवहार करेंगे। दैट environment can restrict the activities of human beings in various other ways, but it cannot tell you that in what manner you will behave with the environment. जैसे कि पहाड़ों का पर्यावरण इस तरीके से है, वहाँ का टोपोग्राफी इस तरीके से है कि आप लोग माइनिंग, हाँ, वहाँ पे आप खनन कार्य नहीं कर सकते हैं। खनन कार्य आप लोग प्लेन्स में ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के क्लाइमेटोलॉजी, दोनों के टोपोग्राफी में डिफरेंस है। और यही चारों तरफ का आवरण है जो मानव की गतिविधियों को अवरुद्ध कर सकता है। इसी से आगे बढ़ते हैं और 21वीं सदी में क्या बोला गया उसको देखते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि पर्यावरण और पृथ्वी एक ऐसा ब्रह्मांड है, पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन संभव है, और इस जीवन को बनाए रखने वाले इस पर्यावरण की नैतिकता को बचाना बहुत ज़रूरी है। और ये कंसेप्ट निकल के आता है 21वीं सदी यूरोप में, जब आपने बोला एक थ्योरी जिसका नाम था पर्यावरण संरक्षण, जिसको आप लोग बोलते हैं एनवायरनमेंट कंजर्वेशन। इस पर्यावरण संरक्षण में यह बोला गया कि एक मानव को अपने चारों तरफ के आवरण को बचाए रखने की जरूरत है। दैट अ ह्यूमन शुड प्रोटेक्ट हिज सराउंडिंग्स। क्यों? क्योंकि ये पर्यावरण ही है जो मानव के अस्तित्व में उत्तरदायी है, और अगर आप इस पर्यावरण को ही नहीं बचाएंगे तो ऐसे में मानव की इस संसार में, मानव का अस्तित्व इस संसार में खतरे में पड़ जाएगा। और इसीलिए आप लोग 2015 में पेरिस पीस क्लाइमेट करते हैं, जिसमें आपने बोला कि आप लोग विश्व के तापमान को मेंटेन करके रखेंगे, आप लोग वैश्विक तपन को बचा के रखेंगे, इसको बढ़ने नहीं देंगे, क्योंकि वैश्विक तपन बढ़ेगी तो ऐसे में बहुत सी चीज़ें हो सकती है
जो कि पर्यावरण के प्रतिकूल है, और अगर ये पर्यावरण प्रतिकूल हो गया तो लिविंग बीइंग्स अस्तित्व उनका खतरे में पड़ सकता है। तो 21वीं सदी में आप लोग केवल पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं। देखिए, अगर मैं पर्यावरण को इस अवधारणा से समझाने की कोशिश करूं तो मैं ये देख सकता हूं कि पर्यावरण दो प्रकार के हो सकते हैं। एक वो पर्यावरण जिसको आप लोग बोलते हैं अनुकूल पर्यावरण, और एक वो पर्यावरण जो कि प्रतिकूल पर्यावरण कहलाता है। अनुकूल पर्यावरण जो कि फेवरेबल है और प्रतिकूल पर्यावरण जो कि अनफेवरेबल है। अनुकूल पर्यावरण में जितने भी जीव है उन लोगों के विकास के लिए कोई कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, दैट लिविंग बीइंग्स they are not required to face the difficulties in order to develop them, क्योंकि वहाँ का पर्यावरण उनके अनुकूल है। मगर अगर मैं बात करता हूँ प्रतिकूल पर्यावरण की, जो कि आप लोगों के फेवर में नहीं है, एक प्रतिकूल पर्यावरण में मानव जो है और जितने भी जीव धाराएं हैं वो अपने विकास के लिए उस पर्यावरण, उस प्रतिकूल पर्यावरण को अनुकूल बनाने की कोशिश करती है। आपने सुना दैट in non or in unfavorable environment, in order to develop the living beings, these living beings, they try to mold that unfavorable environment into a favorable environment। और यही वो चीज़ है, यही वो कंसेप्ट है जो आप लोगों को इस क्लास में पढ़ना है मेरे साथ। क्योंकि जब भी मानव किसी प्रतिकूल पर्यावरण को अपने अनुकूल बनाने की कोशिश करता है, ये सब्जेक्ट, ये विषय बनता है भूगोल वेत्ताओं का, जियोग्राफर्स का। क्योंकि एक भूगोल वेत्ता का काम केवल इस चीज़ का अध्ययन करना है कि मानव, मनुष्य का पर्यावरण के साथ क्या संबंध है। तो ये तो बात रही बेटा एनवायरनमेंट की। और अगर मैं बात करता हूँ जन की, पीपल की, तो उसी तरीके से जन से जुड़ा है जनसंख्या। जनसंख्या किसी क्षेत्र पे रहने वाली जीवों की संख्या, वहाँ की जनसंख्या कहलाती है, वहाँ की पॉपुलेशन कहलाती है। और एक पॉपुलेशन को इफेक्ट करने वाले कारक क्या होते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने अवधारणाएं पढ़ी किसकी, एनवायरनमेंट की, मगर अभी आपने इस यूनिट में पढ़ना है कि मनुष्यों का पर्यावरण के साथ संबंध क्या है। तो आपके पास दो एलिमेंट निकल के आते हैं, एनवायरनमेंट जिसके बारे में आप समझ चुके हैं, और पीपल जो अब मैं आपको समझाने वाला हूँ। देखिए, अगर मैं जनसंख्या की बात करता हूँ, पॉपुलेशन की बात करता हूँ, तो पॉपुलेशन को इफेक्ट करने वाले बहुत से कारक है। किसी क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व, जनसंख्या की डेंसिटी क्या होगी, उसको डिसाइड करने वाले बहुत से कारक हैं। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ जनसंख्या की, तो एक कारक जनसंख्या का बन सकता है बर्थ रेट, जिसको आप लोग बोलते हैं जन्म दर। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर बर्थ रेट में वृद्धि होगी, अगर बर्थ रेट में वृद्धि होगी तो वहाँ के क्षेत्र की जनसंख्या में भी वृद्धि होगी। ये बात समझ में आता है हम लोगों को। उसी तरीके से दूसरा कारक है डेथ रेट, मृत्यु दर। यहाँ पे केस थोड़ा उल्टा है। अगर मृत्यु दर में वृद्धि होगी तो उस क्षेत्र के जनसंख्या में आप डाउनफॉल देखेंगे। उसी तरीके से किसी क्षेत्र की जनसंख्या को इफेक्ट करने वाला तीसरा कारक, जिसको आप लोग बोलते हैं पॉपुलेशन डिस्पर्जल। पॉपुलेशन डिस्पर्जल मतलब जनसंख्या प्रवास और जनसंख्या पलायन। देखिए, प्रवास दो तरीके के होते हैं और ये प्रवास हैंड इन हैंड चलते हैं। एक प्रवास होता है जो किसी एरिया से मानव को पुश करता है कि आप इस क्षेत्र को छोड़ के किसी और क्षेत्र की तरफ प्रवास कीजिए, जो कि एमिग्रेशन कहलाता है, जो कि आउट माइग्रेशन कहलाता है। और आउट माइग्रेशन काम करता है दूसरे कारक से, जिसका नाम है पुल फैक्टर, जो अपनी तरफ खींचता है। ऐसा क्षेत्र जो अपनी तरफ खींचेगा और वहां पे इमिग्रेशन होता है। ये बात सबको समझ में आ रहा है? एमिग्रेशन और इमिग्रेशन ये दोनों हैंड इन हैंड काम करेंगे, क्योंकि एमिग्रेशन के पीछे लगा है पुश फैक्टर। जब आपको कोई चीज़ धकेलती है कि आप इस क्षेत्र क्यों छोड़ें,
और अगर वो क्षेत्र आपको धकेलेगा तो कोई क्षेत्र ऐसा होगा जो आपको आकर्षित करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। तो ये पुश और पुल फैक्टर जुड़े हैं पॉपुलेशन डिस्पर्जल से। अगर आउट माइग्रेशन ज़्यादा होगी तो उस क्षेत्र के पॉपुलेशन में आप लोग डाउनफॉल देखेंगे, और उसी तरीके से अगर इमिग्रेशन और इन माइग्रेशन ज़्यादा होगी तो उस क्षेत्र की पॉपुलेशन में आप लोग वृद्धि देखेंगे, वो बढ़ेगी पॉपुलेशन। उसी तरीके से चौथा कारक जो किसी जनसंख्या को प्रभावित कर सकता है वो है आपका आयु वितरण, जिसको आप लोग कहते हैं एज डिस्ट्रीब्यूशन। इसको समझने के लिए बहुत सिंपल सी चीज़ है। मान लीजिए मैं आप लोगों से पूछता हूं कि आप किस क्षेत्र में रहना ज़्यादा पसंद करेंगे? उस क्षेत्र में जहां पर अधिकांश जनसंख्या वृद्ध अवस्था में है, जहां पे कोई नौकरी नहीं है, हाँ, और जहां पे एक कह लीजिए रिटायरमेंट हब है, वहां रहना पसंद करेंगे, या आप उस क्षेत्र में रहना पसंद करेंगे जहां पे अधिकांश जनता युवा है और ये युवा लोग जुड़े हैं बहुत से एम्प्लॉयमेंट में, और इस क्षेत्र में मिलने वाला एम्प्लॉयमेंट आपके अनुकूल हो सकता है, रोजगार आपके अनुकूल हो सकता है, रोजगार आपको मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे रोजगार के अवसर बहुत ज़्यादा है। तो किस क्षेत्र में रहना पसंद करेंगे आप लोग? ऑफ कोर्स वो क्षेत्र जहाँ पे आपको रोजगार के अवसर ज़्यादा मिल सकते हैं, वो क्षेत्र जहाँ पे आयु वितरण आपके अनुकूल हो सकता है। तो अगर ये आयु वितरण आपके अनुकूल है, ऐसे केस में पॉपुलेशन बढ़ेगी, और अगर ये आयु वितरण आपके प्रतिकूल है, ऐसे केस में उस क्षेत्र की जनसंख्या में गिरावट आती है। तो ये चौथा कारक हम लोगों को समझ में आता है। उसी तरीके से पांचवा कारक जो किसी क्षेत्र की जनसंख्या को प्रभावित कर सकता है वो है संसाधनों की उपलब्धता, जिसको आप लोग बोलते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स। संसाधनों की उपलब्धता से जुड़ा है भोजन, से जुड़ा है जल, से जुड़ा है स्थल, और ऐसी आप लोगों की बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट्स अगर वो किसी क्षेत्र में अच्छे से उपलब्ध है, ऐसे मिनरल, ऐसे बेसिक अमेनिटीज़ अगर किसी एरिया में बहुत आसानी से मिल जाती है, तो ऐसे क्षेत्र की जनसंख्या में वृद्धि होना बहुत आम सी बात है। मगर अगर किसी क्षेत्र में ये उपलब्ध संसाधन अच्छे से नहीं मिल पाते हैं, हाँ, वो ऐसे संसाधन जो किसी भी मानव के लिए बहुत ज़रूरी है, फॉर एनी ह्यूमन एग्जिस्टेंस दोज रिसोर्सेज आर इम्पॉर्टेंट, अगर वो ईजिली अवेलेबल नहीं है, वो आसानी से नहीं मिल पा रहे हैं, तो ऐसे क्षेत्र में लोग कम रहना पसंद करते हैं, जिसमें से जल बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जल एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, भोजन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, फूड, वाटर, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप जन की बात करते हैं। तो अभी एक छोटा रिकैप लेते हैं कि अभी तक हम लोगों ने पढ़ा क्या। हम लोगों ने इस यूनिट में देखा कि आप लोग पीपल और एनवायरनमेंट, जन एवं पर्यावरण के बीच के संबंधों के बारे में मेरे साथ पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें पहला कारक था पर्यावरण। हमने पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा, एनवायरनमेंट कहाँ से निकला है। इसके साथ साथ हमने देखा कि एनवायरनमेंट का सामान्य मतलब क्या है। इसके साथ आप लोगों ने मेरे साथ पढ़ा कि एक एनवायरनमेंट, एक पर्यावरण से जुड़ी कितनी अवधारणाएं हैं और कौन सी अवधारणा क्या कहती है। जैसे कि 19वीं सदी की अवधारणा जिसका नाम था पर्यावरण नियतिवाद, हाँ, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। 20वीं सदी की अवधारणा थी एनवायरमेंटल पॉसिबिलिज्म, पर्यावरण संभाव्यता। उसी तरीके से 21वीं सदी की अवधारणा थी पर्यावरण संरक्षण, दैट इज नोन एज एनवायरमेंट कंजर्वेशन। इन अवधारणाओं के बारे में पढ़ने के बाद अब हम लोग इस संबंध के दूसरे कारक की तरफ जाते हैं, जिसका नाम था जन। जन से जुड़ा जनसंख्या, किसी क्षेत्र में रहने वाली जनों की संख्या, जनसंख्या, उसकी पॉपुलेशन कहलाती है। उस पॉपुलेशन को उस क्षेत्र में रहने के लिए कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, उन कारकों के बारे में आप लोगों ने मेरे साथ पढ़ा, जैसे कि बर्थ रेट, जैसे कि डेथ रेट, जैसे कि पॉपुलेशन डिस्पर्सल, जैसे कि आयु वितरण, एज डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स। इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ने के बाद अब आप बता सकते हैं कि एक मानव प्रतिकूल पर्यावरण को अनुकूल बनाने के लिए क्या कर सकता है।
क्योंकि ये सब चीज़ें उस क्षेत्र में उस मानव के अस्तित्व और उस मानव की जनसंख्या को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर सकती हैं। और जब मानव किसी प्रतिकूल पर्यावरण को अनुकूल बनाने की कोशिश करेगा, तभी काम निकल के आता है भूगोल वेत्ताओं का, जिनको आप लोग जियोग्राफर्स कहते हैं, क्योंकि ये रिलेशन पढ़ते हैं। इनका काम है टू स्टडी द रिलेशन बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स एंड एनवायरनमेंट। इसके बाद बेटा आप मेरे साथ पढ़ेंगे इकोलॉजी के बारे में कि पारिस्थितिकी क्या है और उससे जुड़ा पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं। इसकी अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि किसी पारिस्थितिकी तंत्र में कितने घटक होते हैं, क्या उसके फीचर्स है, कंपोनेंट्स क्या है। इन सब चीज़ों को बहुत सिंपल भाषा में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए मैं जानता हूं कि अधिकांश लोगों को शायद इकोलॉजी क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं, पारिस्थितिकी क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में शायद नॉलेज ना हो, क्योंकि बहुत छोटी कक्षाओं में हमने इसके बारे में पढ़ा है और वहाँ पे पढ़ते समय हम लोग समझने की कम कोशिश मगर रटने की ज़्यादा कोशिश किया करते थे, क्योंकि आपको डेफिनेशन लिखना होता था। मगर इस कक्षा में आप लोग हर एक चीज़ का बहुत सिंपल अर्थ समझेंगे, उसको फाउंडेशन कहते हैं, और वो नींव क्लियर करने के बाद मैं कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन आपके सामने कंस्ट्रक्ट करूँगा उसी सिंपल परिभाषाओं से, जो आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। अगर आपको इस वीडियो से कोई प्रॉब्लम है, कोई ऐसा टॉपिक, कोई ऐसी चीज़ जो शायद किसी को ना समझ में आई हो, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न पूछिए, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया आपकी प्रतिपुष्टि बहुत इम्पॉर्टेंट है। हाँ, आपका फीडबैक बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप अपने फीडबैक को अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, आप लोगों को समय पर ज़रूर रिप्लाई दिए जाएंगे। तो इतना ही मेरी तरफ से। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं मेरी इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया हो, सो प्लीज़ यूरेका एकेडमी के यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।